महास्थबिर जातक अध्याय 34। मेरे कमरे में घुसते ही लतू ने एक बार मेरी ओर अजीब नजरों से देखा, फिर बिना कुछ कहे दोबारा खिड़की के बाहर मुंह फेर लिया। जब भी वो मुझसे किसी बात पर गहरी नाराज होती तो इसी तरह मौन साध लेती थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। बड़ी नरमी से पूछा, तबीयत खराब है क्या लतू? लतू ने चेहरा मोड़ा। देखा उसकी उन बड़ी बड़ी आंखों में आंसू छलक रहे थे। भर्राए हुए गले से वो बोली, एक बात पूछूं, सच सच बताएगा? लतू को पहले कभी इतना गंभीर नहीं देखा था। मैंने सिर हिलाकर कहा, हां लतू, बताऊंगा। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर सवाल किया, तू क्या कल घर से हमेशा के लिए चला गया था, सन्यासी बनने के लिए? पल भर में जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं बिल्कुल सुन्न, शब्दहीन होकर बैठा रह गया। मेरी वो सजाई हुई वीरता की कहानी और बनावटी झूठ की दीवार लतू के उस एक सवाल से ताश के पत्तों की तरह ढह गई। बोल। लतू का स्वर शांत था, पर उसमें एक अटल कठोरता थी। मैं कुछ देर पत्थर बना बैठा रहा। सीने के भीतर जैसे सब कुछ उलट पुलट हो रहा था। बड़ी मुश्किल से धीमे स्वर में बस इतना ही पूछ पाया, किसने बताया तुझे? अस्थिरे ने। ये सुनकर मैं चुपचाप बैठा रहा। अस्थिर इस तरह मेरी गुप्त बात का खुलासा कर देगा, ये मैंने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। अपने सगे भाई की इस धोखाधड़ी के बारे में जब मैं सोच ही रहा था, तभी लतू ने मुझे धीरे से एक धक्का दिया और फिर वही सवाल किया, बताना क्यों गया था? ऐसे कौन से दुख के कारण घर छोड़ने चला गया था? लतू की बातों में ना जाने कैसा जादू था। अचानक मुझे महसूस होने लगा जैसे पहाड़ जैसा कोई गहरा दुख मुझे चारों ओर से घेरे हुए है। सांस लेना दूभर हो रहा था। मैंने सोचा, जिस उम्र के लड़के को चारों तरफ हंसते खेलते दिन बिताने चाहिए, वो क्यों सब कुछ छोड़कर उस अनिश्चित जंगल की राह पर निकल पड़ा था? लतू की उन सजल आंखों की ओर देखते देखते मेरी अपनी आंखें भी भर आईं। भराए हुए गले से मैंने कहा, तू नहीं जानती लतू, मेरे मन के भीतर कैसी पीड़ा है। मेरा दुख कोई कभी नहीं समझ पाएगा। इस घर में मुझे कोई प्यार नहीं करता, तो फिर मैं और किसके लिए यहां रुकूं? लतू की आंखों के कोर से एक आंसू ढलक कर उसकी ठुड्डी तक आ गया। उसने फिर शांत स्वर में पूछा, एक बात सच सच बताएगा, क्या तू किसी से प्यार करता है? मैंने सिर झुकाकर बस हां में गर्दन हिला दी। किसे प्यार करता है, वो तो बताना होगा। लतू के स्वर में अब एक अजीब सी व्याकुलता थी। मैंने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, वो जानकर तेरा क्या फायदा? वो सब सुनकर अब कोई नतीजा नहीं निकलेगा रे। नहीं, मेरा फायदा है, तुझे बताना ही होगा। मैंने लतू के चेहरे की ओर देखा। खिड़की की उस धुंधली रोशनी में देखा कि उसकी आंखों में एक अलौकिक चमक थी। आंसुओं ने उस निगाह को और भी उज्जवल बना दिया था। उसके होंठ थर थर कांप रहे थे। एक अनकहे खिंचाव से वो जैसे मेरा सारा सच छीन लेना चाहती थी। मेरे सीने के भीतर एक अजीब सी मीठी चुभन शुरू हुई, एक असह्य लेकिन मधुर एहसास। मैं खुद को और रोक नहीं पाया। सारा साहस बटोरकर सीधे कह दिया, मैं तुझसे प्यार करता हूं लतू। ये कहते ही लतू एक पल में झपटकर मेरे सीने से लग गई। फिर उस खामोश छत के कमरे में शुरू हुआ आंसुओं और चुंबनों का एक अखंड सिलसिला। हमारे उस नादान लड़कपन का प्यार जैसे सारे बांध तोड़कर बाहर निकल आया था। शांत वन भूमि में अचानक तूफान उठे तो जैसे पहले दूर से एक भारी जयध्वनि सुनाई देती है और फिर वो शब्द बढ़ते बढ़ते पूरे जंगल में एक उन्माद पैदा कर देता है। हमारी हालत भी ठीक वैसी ही थी। विशाल वृक्षों से लेकर कोमल लताओं तक सब जैसे उस तूफान के स्पर्श से जाग उठे हों। धरती मां का सीना चीरकर जैसे नव चेतना का कोई ज्वार बहने लगा हो। कामदेव के उस मायावी पुष्प धनुष ने मेरे किशोर अवस्था में ठीक वैसी ही एक कंपन पैदा कर दी थी। जीवन की तमाम कामनाएं, तमाम इच्छाएं तब सिर्फ लतू के इर्द गिर्द ही घूमने लगी थीं। मेरी आंखों में लतू उस जादुई काजल अंजन की तरह थी, जिसे लगाने पर दुनिया का हर धूल का कण सुंदर लगने लगता है। धरती मेरे सामने पहले कभी इतनी रूपवती होकर नहीं आई थी। कुछ दिनों बाद जब मैं पागल सन्यासी के कमरे में गया तो उन्होंने कुछ देर तक मेरी ओर तीखी नजरों से देखा और फिर मंद मंद मुस्कुराने लगे। बोले, राम बाबू ब्रदर, आजकल तुम्हें कुछ बदला बदला सा देख रहा हूं, कहीं प्रेम वेम में तो नहीं पड़ गए हो? गोश दीदी को तो मैंने पहले ही सब बता दिया था। उस दिन मौका पाकर मैंने सन्यासी महाशय को भी सब सच सच बता दिया। सुनकर उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और बोल उठे, शाबाश ब्रदर, तब तो कल से ही बायरन पढ़ना शुरू करना होगा, क्या कहते हो? मैंने उत्सुकता से पूछा, अच्छा पागल सन्यासी,
क्या आप कभी प्रेम में पड़े थे? वे एक अजीब सी सूखी हंसी हंसे, लेकिन वो हंसी पल भर में गायब हो गई। उनकी आंखों के कोर चमक उठे। भराए हुए गले से बोले, वो बात भला आप क्या याद होगी रे भाई। हमारा जीवन तो बस यूं ही बीत गया, बिल्कुल व्यर्थ ही बीता। फिर उन्होंने अपनी वही जानी पहचानी किताब उठाई और शैली की कविता बड़े मध्यम स्वर में पढ़ने लगे। लाइक द घोस्ट ऑफ अ डियर फ्रेंड डेड इज टाइम लॉन्ग पास्ट, अ टोन विच इज नाउ फॉर एवर फ्लेड, अ होप विच इज नाउ फॉर एवर पास्ट, अ लव सो स्वीट इट कुड नॉट लास्ट, वॉज टाइम लॉन्ग पास्ट। उनके उस कंठ स्वर में विषाद का एक अद्भुत सुर था। उनकी आह के साथ कवि के वे शब्द जैसे उस अंधेरे कमरे में चारों ओर चक्कर काटने लगे। मैंने महसूस किया कि यादों के उस मरे हुए दोस्त की परछाई ने आज उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। मैंने अपने जीवन में एक विचित्र नियम देखा है। सुख का एक पलड़ा भारी होते ही न जाने कहां से ढेर सारा दुख आकर दूसरे पलड़े पर सवार हो जाता है। सुख दुख के इस हिंडोले में झूलते झूलते मेरा मन अब इस नशे का इतना आदी हो गया है कि लहरों के बिना वाला ये सहज जीवन अब रास नहीं आता। लत्तू के साथ उस नए परिचय के आनंद में मैं तब सुध बुध खोया हुआ था। उसकी बस नेक ही शर्त थी, मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। और उस मंत्र में ऐसा दीक्षित हुआ कि किताबों में इस कदर डूब गया कि पिताजी के चेहरे पर भी परम तृप्ति की आभा झलकने लगी। ठीक इसी समय स्कूल में एक नए शिक्षक का आगमन हुआ। क्लास के भीतर मैं, सचिन और प्रमथ उस वक्त तक एक तरह का खौफ यानी ट्रौसा बन चुके थे। हमारी ढिठाई और अवज्ञा से मास्टर साहब लोग हमेशा कांटों पर रहते थे। हम जितनी मार खाते थे, शिक्षकों का हम पर उतना ही एक अजीब भरोसा भी था। वे सोचते थे कि जिस दिन हमारा ये जंगली स्वभाव वश में आएगा, उस दिन हम ही सबसे बेहतर साबित होंगे। लेकिन नए मास्टर साहब अलग ही मिट्टी के बने थे। पहले ही दिन उनके साथ थोड़ी हंसी मजाक करने की कोशिश में मुझे और सचिन को कायदे से कान खिंचाई कानामला झेलनी पड़ी। बस फिर क्या था, हमारे सिर पर शरारत का भूत सवार हो गया। उनकी क्लास में हमने ऐसी ऐसी बातें और उत्पात शुरू किए कि वे गुस्से से कांपते हुए क्लास के बाहर निकल गए। दुर्भाग्यवश ठीक उसी पर स्कूल के सर्वे सर्वा यानी सचिन के पिता वहां पहुंच गए। नए मास्टर की शिकायत सुनते ही हमारी किस्मत में शनि की दशा उतर आई। हुक्म हुआ, स्कूल की छुट्टी के बाद सब छात्रों के सामने हमें सार्वजनिक रूप से बेंत से मारा जाएगा। छुट्टी का घंटा बजते ही सब स्कूल के मैदान में भीड़ लगाकर खड़े हो गए। बीच में एक बेंच बिछाई गई, जैसे कोई यज्ञ की वेदी हो। मुझे सबसे पहले उस बलि के खूंटे पर चढ़ाया गया। मास्टर साहब 3 हाथ लंबी एक चमचमाती बेंत लेकर आए। उनका चेहरा गुस्से से आग की तरह लाल था। सपांग सपांग करके कुछ वार मेरे पैरों पर पड़ते ही दर्द से सिर तक झंझना उठा। लेकिन उस जानलेवा पीड़ा के बीच भी मैं मजाक करने का लोभ नहीं छोड़ पाया। मैंने कातर चेहरा बनाकर कहा, सर पैरों पर मत मारिए प्लीज, पैर टूट गए तो स्कूल नहीं आ पाऊंगा और आपके हाथों ये मार खाने का सौभाग्य भी छिन जाएगा। ऊपर की क्लास के बड़े भाई हमें काफी पसंद करते थे। वे भी हमारी ये सजा ठीक से बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। मेरी बात सुनते ही छात्रों का पूरा झुंड हो करके हंस पड़ा। मास्टर साहबों ने अनुशासन की दुहाई देकर उन्हें शांत तो कराया, पर माहौल हल्का हो गया। 15 मिनट तक मुझ पर वो प्रहार का तांडव चलाने के बाद उन्होंने दहाड़ लगाई, कहां है शचीन्द्रनाथ? शचीन तो ठहरा वीर पुरुष। मेरे उतरते ही वो औंधे मुंह बेंच पर लेट गया। मास्टर साहब ने हवा में बेंत लहलाते हुए पूछा, तुझे कहां मारूं? शचीन ने बिना किसी विकार के अपना दायां हाथ आगे बढ़ा दिया। फिर चली सपांग सपांग चाबुक। 15-20 बेंत खाने के बाद जब हाथ बदलने को कहा गया तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर इसी हाथ पर मारिए ना, दूसरे हाथ से कम घर जाकर पानी तो पी सकूंगा। मास्टर साहब की आंखें फटी की फटी रह गई। वे गरज उठे, क्या तुझे कोई दर्द महसूस नहीं होता? शचीन ने बड़ी मासूमियत से कह दिया, क्या होगा सर, आपकी बगल की नस में खिंचाव आ जाएगा, पर मुझे कुछ नहीं होगा। लड़कों की टोली फिर से हंस पड़ी। जब शोर शराबा काबू से बाहर होने लगा तो पहली श्रेणी के एक बड़े छात्र ने आगे आकर कहा, सर इनकी मार देख देखकर हमारी अंतड़ियां तक हजम होने को आई हैं। भूख लगी है, अब घर जाएं। बस फिर क्या था, सब के सब चींटियों की तरफ बाहर निकल गए। दर्शकों के अभाव में मास्टर साहब का उत्साह भी ठंडा पड़ गया। उन्होंने शचीन को नीचे उतारा और गंभीर चेहरा लिए हमें एक अलग कमरे में ले गए। आंखें तरेर कर चेतावनी दी, ये तो बस शुरुआत है, मैं तुम्हें इतिहास पढ़ाऊंगा। याद रखना, ये उस इतिहास का आदि पर्व है, यानी शुरुआती अध्याय। रास्ते में चलते हुए शचीन ने एक अजीब शब्द गढ़ा, सैलियम।
उसके खुद के बनाए शब्दकोश के अनुसार इसका अर्थ था साला। उसने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, अब से तो ये सैलियम हमारी किस्मत में रोज की पिटाई लिख चुका है रे भाई। दोपहर की ढलती रोशनी खिड़की की ग्रिल से छनकर फर्श पर एक अजीब सी जालीदार परछाई बना रही है। कमरे के कोने में धूल भरी ढेर सारी किताबों की महक और तेल के दिए की टिमटिमाती लौ सब मिलकर एक भारी खामोशी पैदा कर रहे हैं। खुली खिड़की से रह रहकर आने वाली ठंडी हवा जैसे किसी आने वाले तूफान की आहट दे रही है। चारों ओर कैसा सन्नाटा है, बस घड़ी के टिक टिक और सीने की धड़कन साफ सुनाई दे रही है। उस दिन घर लौटकर मैं और सचिन एक करो या मरो मंत्रणा के लिए बैठे। उस सैलियम मास्टर को सबक सिखाना ही होगा। हमें तब इतिहास की 2 किताबें पढ़नी पड़ती थी, एक अधर मुखोपाध्याय की भारत का इतिहास और दूसरी टाउनजेंड वार्नर की इंग्लैंड का इतिहास। कुल मिलाकर करीब 500 पन्ने तो रहे होंगे। हमने तय किया कि ये पहाड़ जैसा पाठ्यक्रम बिल्कुल रट कर जुबानी याद कर लेंगे। अगर इतना करने के बाद भी उस मास्टर ने हाथ उठाया तो फिर खैर नहीं, उस दिन पक्का उसे कंबल में लपेटकर उसकी पीठ की खाल उधेड़ देंगे। अगले 3-4 दिन बीमारी का बहाना बनाकर स्कूल जाना बंद कर दिया। दिन हो या रात, बस किताबों के पन्नों में सिर खपाए रखना। कमरे के उस एकांत अंधेरे में इतिहास के वे सारे चरित्र हमारी आंखों के सामने जैसे जिंदा हो उठे। छुट्टी काटकर जिस दिन दोबारा स्कूल में कदम रखा, ठीक उसी दिन उस नए मास्टर की क्लास थी। वे आज हाथ में एक चमचमाती बैंत लेकर क्लास में आए। ऐसा नजारा स्कूल में पहले कभी देखा नहीं गया था। अपनी आवाज को 7वें आसमान पर ले जाकर उन्होंने पूछा, सुनूं तो कहां तक पढ़ाई हुई है? हमने बताया कि किताब खत्म करके हम दूसरी बार रिवीजन कर रहे हैं। सुनकर मास्टर साहब की भौहें तन गईं। शायद उन्हें इस बात का मलाल हुआ कि मारने का एक सुनहरा मौका हाथ से निकला जा रहा है। सबसे पहले मुझे बुलाया गया। मैं उनके पास जाकर खड़ा हुआ और सवालों की बौछार शुरू हो गई। एक के बाद एक सवाल और मैं बिल्कुल किसी रटे रटाए तोते की तरह सटीक जवाब देता जा रहा था। मास्टर साहब के चेहरे पर उस वक्त हैरानी और गुस्से का एक अजीब मिश्रण था। आखिरकार हार मानकर उन्होंने सचिन को बुलाया। सचिन तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकला। वो गदगद भाव से आगे बढ़ा और उनके सामने एक अनोखा प्रस्ताव रख दिया। बड़े विनीत स्वर में बोला, सर, अभय दें तो एक बात कहूं, सवाल ढूंढने के लिए आपको पन्ने पलटने में बड़ी तकलीफ हो रही है। उससे बेहतर है कि मैं किताब के शुरू से लेकर आखिर तक एक ही सांस में बोल देता हूं, आपको उसी में सारे जवाब मिल जाएंगे। और अगर सिर्फ मारने की ही इच्छा है तो अभी 2-4 बैंतें लगा दीजिए, मैं जाकर चुपचाप बेंच पर बैठ जाता। सचिन की बात सुनकर मास्टर साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा, लेकिन चुनौती जब दे दी गई थी तो पीछे हटने का रास्ता बंद था। सचिन ने जुबानी सुनाना शुरू किया। वो बिल्कुल धारा प्रवाह तरीके से किताब की पंक्तियां उगलने लगा। क्लास के बाकी लड़के तो हैरानी से मुंह बाएं उसे देख रहे थे। उधर मास्टर साहब की हालत ऐसी थी जैसे वे कोई अलौकिक चमत्कार देख रहे हों। घंटों बीत गए पर सचिन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार वे हमें लाइब्रेरी के कमरे में ले गए। वहां अकेले में उनका वो गुस्से वाला मुखौटा जैसे उतर गया। भर्राए हुए गले से बोले, देखो भाई, तुम्हारी ये मेधा, ये तीक्ष्ण बुद्धि इस तरह बेकार मत होने दो। तुम चाहो तो दुनिया में बहुत बड़े बन सकते हो, लेकिन मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम आखिर में बर्बाद या नष्टा ही हो जाओगे। मैंने आज तक न जाने कितने साधु सन्यासियों और ज्योतिषियों के चक्कर काटे हैं अपना भविष्य जानने के लिए, लेकिन उनकी वो एक बात जितनी गहरी सीने में लगी थी वैसी फिर कभी नहीं सुनी। दिन अच्छे बीत रहे थे। पढ़ाई का नशा, पागल सन्यासी के कमरे में कविताओं की महफिल, लत्तू और गोश दीदी की ममता, सब मिला के एक बेफिक्र जीवन। लेकिन सुख कहाँ नसीब में टिकता है। अचानक स्कूल में एक और नए मास्टर साहब का आगमन हुआ। उनका स्वभाव बेहद चिड़चिड़ा था। बात बात पर मार पिटाई, हर वक्त जैसे लड़ने के मूड में रहते थे। कुछ ही दिनों में उनके उस गुस्से की बलि चढ़ा क्लास का एक शांत और होनहार लड़का। मामूली सी बात पर नाराज होकर उन्होंने उस लड़के को ऐसा पीटा कि बेचारा अधमरा हो गया। उस सन्नाटे से भरी क्लास में बैत की वो सपांग सपांग आवाज और एक अबोध बच्चे का रुदन हमारे किशोर मन में एक भयानक प्रतिशोध की आग जला गया। स्कूल में मार खाना हमारे लिए कभी भी बहुत शर्म की बात नहीं रही थी। हमें पता था कि अगर क्लास में बदमाशी करेंगे या शिक्षकों को परेशान करेंगे तो सजा के तौर पर पीठ पर 2-4 बेंत पड़ेंगे। ये जैसे एक अलिखित समझौता यानी अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन उस दिन उपेन पर जो अमानवीय प्रहार हुआ था
वो बर्दाश्त के बाहर था। बेचारा उपेन शांत स्वभाव का था, उसका कोई बड़ा दोष नहीं था। बिना वजह उसे उस तरह अधमरा कर देने के विरोध में हमारे किशोर मन में प्रतिवाद की एक आग सुलग उठी थी। अगले दिन जब मैं स्कूल पहुंचा तो देखा कि गेट से कुछ ही दूरी पर हमारी क्लास के लड़के झुंड बनाकर खड़े हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी उत्तेजना और जिद थी। उन्होंने मुझे रास्ते में ही रोक लिया और कहा, आज स्कूल के भीतर कोई नहीं जाएगा रे, हम सबने हड़ताल कर दी है। मैं भी तब जिद्दी था। उपेन की उस नीली पड़ चुकी पीठ की याद आते ही मेरा खून खौल उठा। मैंने सोचा, अन्याय करने वाला और अन्याय सहने वाला दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। इसलिए मैं भी उस हड़ताल में शामिल हो गया। जैसे जैसे दिन चढ़ा, कई लड़कों का जोश ठंडा पड़ने लगा और वे घर की ओर चल दिए। लेकिन मैं और सचिन हार मानने वाले नहीं थे। हम दोनों हेदुआ के किनारे घास पर जाकर बैठ गए। लेक के उस शांत पानी को देखते हुए तब न जाने क्या क्या सोच रहे थे। अंदाजा नहीं था कि इस अस्थायी आज़ादी की खुशी इतने बड़े संकट के बादल बुला लाएगी। अगले दिन जब स्कूल गए तो माहौल बेहद तनावपूर्ण था। स्कूल के मालिक साहब ने क्लास में घुसकर जो रौद्र रूप दिखाया, उससे हम सबकी घिग्गी बन गई। वे गरज कर बोले, बिना अनुमति के हड़ताल करना घोर धृष्टता है। इसके पीछे जो भी मास्टरमाइंड है, उस रिंग लीडर को मैं स्कूल से निकाल बाहर करूंगा। दोपहर होते होते पूरे स्कूल में एक अफवाह फैल गई कि किसी एक का नाम काटा जाएगा। लेकिन वो कौन है, उसका जवाब थोड़ी देर बाद मिला। हमारे एक प्रिय शिक्षक पढ़ा रहे थे। अचानक वे बीच में ही रुक गए और करुणा भरी नजरों से मेरी ओर देखने लगे। भर्राए हुए गले से बोले, स्थविर शर्मा, मैंने सुना है कि तुम्हें ही रिंग लीडर के रूप में पहचाना गया है। शायद तुम्हारा ही नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। मलेरिया के उस प्रदेश में पैदा होने के बावजूद उस पल मुझे जो एहसास हुआ, उसे कलेजा कांपने के अलावा और किसी विशेषण से बयां नहीं किया जा सकता। लगा जैसे पूरे शरीर का खून जमकर पत्थर हो गया हो। मेरी क्लास के सहपाठियों ने लेकिन चुप्पी नहीं साधी। वे एक साथ विरोध करते हुए बोले, स्थविर को कुछ पता ही नहीं था सर, हमने ही उसे आने से मना किया था। अगर उसे निकाला गया तो हम फिर से हड़ताल करेंगे। लेकिन उस सहानुभूति से कहीं बड़ा मेरे सामने पिताजी का वो क्रोधित चेहरा उभर रहा था। घर पर यह खबर पहुंचने पर मेरी जो दुर्दशा होगी, ये सोचकर ही माथे पर पसीना आ गया। घर लौटते समय स्थविर ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में भी तब आंसू थे। वो फुसफुसाकर बोला, स्थविरे, सुना है तुझे सच में निकाला जा रहा है। तू एक काम कर, घर से भाग जा भाई। पिताजी को पता चला तो वे तुझे मार ही डालेंगे। लत्तू को जब सब विस्तार से बताया तो वो फफक कर रो पड़ी। उसका वो आंसुओं से भीगा चेहरा आज भी मेरे मन के कोने में एक उदास तस्वीर की तरह अंकित है। लत्तू ने तब अपने दोनों हाथों से 6 सोने की चूड़ियां उतारी और मेरे सामने रख दी। कातर स्वर में बोली, इन दोनों को बेचकर तू कहीं दूर भाग जा। जहां भी रहे, पैसों की जरूरत हो तो मुझे लिखना, मैं छुपकर भेज दूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।